वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक कैरेक्टर। अमाइंस बेसिक होते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है। बेसिक कैरेक्टर देखिए, आपने ये पढ़ा हुआ है कि अमोनिया बेसिक होता है बच्चों। अमोनिया क्यों बेसिक होता है? क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनिया के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए अमोनिया क्या है? बेसिक है। अमाइंस क्या होते हैं? दे आर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया, दे आर सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। ठीक है, तो अमोनिया अगर बेसिक है तो अमाइंस भी बेसिक होंगे। अब हमें ये चेक करना है कि अमोनिया से ज़्यादा बेसिक है अमाइंस या कम बेसिक है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अगर हम एलिफेटिक अमाइंस की बात करें, सबसे पहले हमने बात करी किसकी? 1 डिग्री अमाइंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1 डिग्री अमाइंस की। ध्यान से सुनना बच्चों। 1 डिग्री अमाइन में ये जो लोन पेयर है ये कैसे हैं? लोकलाइज्ड। कैसे? लोकलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर जितना लोकलाइज्ड होता है, मतलब एक ही एटम पे होता है, इधर उधर कहीं डिलोकलाइज नहीं होता, रेजोनेंस में नहीं होता है, तो वो ज़्यादा बेसिक होता है। अच्छा, यहाँ पर भी लोकलाइज्ड है, यहाँ पर भी लोकलाइज्ड है और यहाँ पर भी लोकलाइज्ड है। अमोनिया के केस में भी लोकलाइज्ड है और अमाइंस के केस में भी लोकलाइज्ड है। लेकिन अमाइंस में आर ग्रुप लगा हुआ है। आर ग्रुप क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देता है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। मतलब इन द केस ऑफ अमाइंस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच। इट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। इसलिए क्या होगा? अमाइंस आर मोर बेसिक। क्या लिखेंगे आप? अमाइंस आर मोर बेसिक देन ammonia. Amines are more basic than ammonia due to plus I effect of R group. Due to plus I effect of R group, which increases electron density of नाइट्रोजन एटम। क्या कर रहा है बच्चों? नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ये इसको आप नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये सीबीएसई में एज इट इज क्वेश्चन आएगा। वाई अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, ये क्वेश्चन बनता है इसका। कौन सा? वाई अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, ये क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, उसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं एरोमेटिक अमाइंस के पास, एनिलीन के पास चलते हैं। देखते हैं एनिलीन क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखो बच्चों, एनिलीन के केस में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। इसके लोन पेयर कहाँ जाते हैं? रिंग के अंदर, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए बच्चों? ये चले गए रिंग के अंदर। देखिएगा ध्यान से, ये रिंग के अंदर चले गए। अब तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन के लोन पेयर तो अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए, इसलिए क्या होता है? लेस बेसिक होता है। क्या होता है बच्चों? लेस बेसिक होता है। तो आपने क्या सीख लिया? आपने सीख लिया कि जो अमाइंस हैं दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ऑल्सो अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। वाई एनिलीन इज लेस बेसिक? तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एनिलीन इज लेस बेसिक बिकॉज इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम is in resonance with benzene ring, which makes it less basic. ठीक, its lone pair are less available for donation. तो ये क्या हो गया? This is order of basic character. Order of basic character. Aniline is more basic. Aniline is less basic. Aniline is less basic.
एनिलीन क्या है, इन तीनों में लीस्ट है, लीस्ट बेसिक है, लीस्ट बेसिक है। क्या लिखेंगे, एनिलीन इज लेस बेसिक ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बेंजीन रिंग। बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, अमाइन, देन अमोनिया, और सबसे कम एनिलीन, क्योंकि एनिलीन के लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, रिंग के अंदर जा रहे हैं, दे आर इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। ठीक है, अब देखिए, अगर हम केवल एनिलीन की बात करें, अगर हमने एनिलीन में कोई लगा दिया NO2 ग्रुप, NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरा हमने एक सिंपल एनिलीन ले लिया, और तीसरा हमने एक एनिलीन ले लिया जिसमें हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। सपोज हमने क्या लगा दिया बच्चों, CH3 ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ध्यान रखेंगे, जो बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी ग्रुप हो, अगर हम उसका बेसिक कैरेक्टर चेक कर रहे हैं तो डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, और विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे बेसिक कैरेक्टर उतना कम होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया, इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हैं। अगर हमसे वैसे तो पूछेगा नहीं, PKB वगैरह इस तरीके से चीज़ें नहीं पूछता CBSE में, मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो जो बेसिक कैरेक्टर होता है, जो बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है Kb के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PKB के। Kb और PKB से हम लोग शो करेंगे। तो जितना ज़्यादा, अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ Kb क्या है, ऑर्डर ऑफ Kb, तो Kb का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा भाई Kb का हो जाएगा। Kb का ऑर्डर क्या है, थर्ड सबसे ज़्यादा, देन सेकंड, देन फर्स्ट। और अगर हमसे पूछा जाए कि अब PKB का ऑर्डर क्या है, तो PKB का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। बस आप ये एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि CBSE में पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप एक नोट लगा के शॉर्ट में लिख लेंगे कि amines are more basic than ammonia, comma, and ammonia is more basic than aniline। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड हमारा आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन के लिए आपको एसाइल ग्रुप पता होना चाहिए कि एसाइल ग्रुप क्या होता है। तो एसाइल ग्रुप होता है बच्चों CH3CO, ये होता है आपका एसाइल ग्रुप। जनरल फॉर्म अगर आप कहें तो RCO इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, एसिड ग्रुप भी बोलते हैं, एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं, एसिटिल भी बोलते हैं इसको। तो ये हमें लगाना है किस पे, अमाइंस पे लगाना है। तो मैं आपको इसका बिल्कुल इजी तरीका बताता हूँ। देखिए क्या क्या डाल सकते हैं, एक तो इसमें एसाइल क्लोराइड डाल सकते हैं आप। क्या डाल सकते हैं, एसाइल क्लोराइड, बेस डाल दीजिए, पिरिडीन वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं बेस। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा तो क्या बनेगा, RNH, C डबल बॉन्ड O R। ये बच्चों अमाइड है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, N एल्काइल, और ये अमाइड है, N एल्काइल अमाइड। तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। CONH क्या होता है, एमाइड बॉन्ड होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ये ले लिया C2H5NH C2H5, और यहाँ पर हम एनहाइड्राइड भी डाल सकते हैं, एसाइल क्लोराइड भी डाल सकते हैं। हमने ये एनहाइड्राइड डाल दिया, हमने ये क्या डाल दिया, एनहाइड्राइड डाल दिया। क्या करेगा ये, देखिए
यहाँ से ये निकल जाएगा, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा, N, डाईथाइल एसिटामाइड। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, एनिलीन भी सेम तरीके से रिएक्शन देगा। एनिलीन में हमने एक हाइड्रोजन अलग लिख लिया, ठीक है। यहाँ से क्या निकल गया, ये ग्रुप निकल गया, क्योंकि हमें क्या जोड़ना है, CH3CO ग्रुप जोड़ना है। N-फिनाइल एसिटामाइड, क्या बोलेंगे बच्चों, N-फिनाइल एसिटामाइड। ठीक है, ध्यान रहे सब में हम बेस डालते हैं, यहाँ पे पिरिडीन डालते हैं, PY आप लिख सकते हैं यहाँ पर पिरिडीन। तो ये हम क्या करा रहे हैं, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल बच्चों मैं लिखवा देता हूँ, ज़रा बेसिक कैरेक्टर में जगह हो तो लिख लीजिए। यहाँ पर ऐसे करके लिख लो, इन गैस फेज जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है ना, जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 1 डिग्री अमाइन। ऐसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, R3N, R2NH और RNH2। ये एक चीज़ आप लिख लो। और वैसे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके इसका सवाल नहीं आता, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और एक और भी डेटा लिख लो इसका, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको किसी डिफरेंट पेन से लिखना है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, किसी डिफरेंट कलर के पेन से लिखना, तो आपको ये दूर से दिखेगा। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, इसकी बहुत ज़्यादा रीजनिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग जेई वगैरह में ज़रूरत होती है, CBSE में ज़रूरत नहीं होती इसकी। तो यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन जो है इथाइल का, वो डाईथाइल अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है, और ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा क्यों है, आपको याद करना है इसको आपको याद करना है। सबसे ज़्यादा इसमें 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, और सबसे कम हो जाएगा अमोनिया आपका। एंड मिथाइल के साथ में टू डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे कम होता है, याद रखेंगे, 3 डिग्री सबसे कम होता है बेसिक। ये बेसिक कैरेक्टर है एक्वस सॉल्यूशन में, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन इसमें और लिखवा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास है CH3NH2 मीथेनामाइन, मीथेनामाइन में हमने डाल दिया बेंजोइल क्लोराइड। क्या डाल दिया, बेंजोइल क्लोराइड। ये भी एक एसाइल क्लोराइड है। क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, और ये बनेगा। नाम क्या होगा, सोचिए इसको, क्या नाम होगा, एन मिथाइल बेंजामाइड। एन पे क्या लगा है, मिथाइल, तो एन मिथाइल बेंजामाइड। चलिए आगे चलते हैं, एक बहुत अच्छा टेस्ट है वो पढ़ लेते हैं।
कौन सा टेस्ट है? कार्बिलमीन टेस्ट, कार्बिलमीन टेस्ट। और इसी को बच्चों बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना है आपको। और ये ओनली 1 degree amines give this test। both aliphatic and aromatic। 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देंगे। ठीक है, और 2 डिग्री and 3 डिग्री amines do not give this test। ये फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं जो आइसोसाइनाइड बनते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर CH3NH2 मिथेनामाइन ले लिया हमने, और इसमें हम डालते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 KOH के साथ में। क्या बनेगा बच्चा? R, इसको हीट करना है, R CH3NC बन जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, बाई प्रोडक्ट कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, 3KCl + 3H2O, ऐसा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बस टेस्ट में ही आता है। एक रिएक्शन याद कर लेंगे। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार आप ट्राई करिए ज़रा, ये एनिलीन की रिएक्शन लिख करके देखिए, रफ कॉपी में लिख पाएंगे? CHCl3 और 3KOH के साथ में हीट कर रहा हूँ मैं इसको। 1 सेकंड वीडियो पॉज करके लिख के देखिए, लिख पाएंगे कि नहीं? 1 2 3 लिख दिया होगा शायद आपने। ये RNC बनेगा, मतलब बेंजीन के ऊपर NC लग जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा ये। ठीक है, 3KCl + 3H2O, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो आइसोसाइनाइड होते हैं ये फॉल स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिससे पता चल जाता है। और इसी को कार्बिलमीन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कार्बिलमीन। तो ये फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब चलते हैं रिएक्शन विद HNO2। रिएक्शन विद HNO2 ये इंपॉर्टेंट है, JEE नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, JEE नीट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा इसको। तो देखिए, हमने सबसे पहले ले लिया 1 डिग्री अमाइन, इसकी रिएक्शन हमने करा दी HNO2 से। ये वही नाइट्रस एसिड है, NaNO2HCl वाला, जो आपने स्टैंडवेयर रिएक्शन में पढ़ा था। लिख करके देखिएगा इसको अच्छे से, NaNO2HCl। अब ये बच्चों बन रहा है यहाँ पर Rn2 + Cl-। ये जो बन रहा है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये क्या करता है? ये खुद डिसोशिएट हो जाता है और ये किस में चेंज हो जाता है? ROH में। N2 निकलता है, HCl निकलता है, प्लस N2 + HCl ये भी निकलता है, प्लस N2 और HCl निकलता है। बट इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? वो है आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अल्कोहल। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अल्कोहल। अच्छा, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे बेटा जी, उसमें ये लिखा नहीं होगा, वाटर नहीं लिखा रहता है। वाटर मीडियम का ही ये यूज़ कर लेता है और ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है अल्कोहल में। ये ध्यान रखेंगे, वाटर मेंशन नहीं होता रिएक्शंस में। जब आप देखेंगे ना कन्वर्जन वगैरह में, तो वहाँ मेंशन नहीं होता वाटर। अगर हम एनिलीन की बात करें, एनिलीन को भी हमने डायज़ोनियम सॉल्ट में चेंज किया था। ये एलिफैटिक के लिए, एलिफैटिक के केस में डायरेक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में भी काम आएगा। NaNO2HCl के साथ हमने डाला 273 केल्विन, 278 केल्विन, Rn2 + Cl-। ये जो बनेगा, दिस इज समहाउ मोर स्टेबल देन एलिफैटिक। इससे ज़्यादा स्टेबल है ये, कंपेरेटिवली ये मोर स्टेबल है। तो ये यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है,
तो इसको एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूरी है। और सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन जो है वो अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं, हमें सिर्फ प्राइमरी के लिए पढ़ना है, प्राइमरी से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो N2 निकल रही है ना, ये N2 का वॉल्यूम वगैरह मेज़र करके हम अमीनो एसिड और प्रोटीन वगैरह में पता लगाते हैं, उसके कैरेक्टराइजेशन में इसका यूज़ होता है। एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन में ये रिएक्शन यूज़ होती है, एज अ टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब आते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हिंसबर्ग रिएजेंट चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट ये होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या ख़ास बात है बच्चों इसकी? अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, किसकी? हिंसबर्ग रिएजेंट की 1 डिग्री अमाइन के साथ, तो क्या होगा? यहाँ से ये निकल जाएगा HCl, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड होगा। बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो H है ये H एसिडिक है क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एसिडिक होता है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है। मैंने पहले भी बता रखा है अपने वीडियोस में, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इस पूरे कंपाउंड को हम NaOH में डाल दें तो ये डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि सॉल्ट बनता है, सोल्यूबल इन NaOH। सोल्यूबल इन एल्कली लिखा जाता है बुक्स में। जनरली बुक्स क्या लिखती हैं? सोल्यूबल इन एल्कली। ये जो कंपाउंड बना है एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो प्रोडक्ट बना है, दिस प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन NaOH ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद NaOH। सॉल्ट बनता है तो आयनिक कंपाउंड हो जाता है, तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या सीख गए हम? 1 डिग्री अमाइन को अगर हम डालेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट में, उसके बाद NaOH डालेंगे, और अगर प्रेसिपिटेट जो आपका बन के आया है वो अगर डिज़ोल्व हो गया, वो सोल्यूबल है अगर NaOH में, इसका मतलब आपका अमाइंस कौन सा था? 1 डिग्री अमाइन था। 2 डिग्री अमाइन लोगे तो वो सोल्यूबल नहीं होंगे। ये देखते हैं अभी हम लोग। ये क्या हो गया? N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसके पास बच्चों कोई भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या होगा? इनसोल्यूबल इन एल्कली। एल्कली में डिज़ोल्व, NaOH में डिज़ोल्व नहीं होगा, तो ये प्रेसिपिटेट ही रहेगा। इसका मतलब ये कौन सा एनिलीन है? ये है 2 डिग्री। ये कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन है। कौन सा अमाइन है बच्चों? 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, और 3 डिग्री अमाइंस डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। वो रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रोमिनेशन। बच्चों एनिलीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ये देता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पर चले जाते हैं रिंग के अंदर और रिंग को कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली रिच, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा देता है। तो अगर हम इसमें 3Br2 डाल दें और Br2 वाटर लिया जाता है, यहाँ पर ब्रोमीन वाटर लिया जाता है, तो जैसे आपने फिनॉल में पढ़ा था, जस्ट लाइक फिनॉल, ये आपको क्या दे देगा? ओवर ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट दे देगा। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ओवर ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट दे देगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, और ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। ओवर ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट बन रहा है, बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं 3HBr बन रहा है, ठीक है। ये 3 जगह ब्रोमीन लग रहा है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि केवल एक जगह ब्रोमीन लगे, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन हम चाहते हैं। हो रहा है ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनिलीन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन। कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अमाइड। इसका एसाइलेशन कराएंगे। इफ़ वी विल कन्वर्ट एनिलीन इनटू amide, then through acylation, then its reactivity decreases। देखो कैसे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। इसके लोन पेयर को रेजोनेंस में इंगेज कर देंगे तो ये फिर नहीं देगा, रिएक्शन नहीं देगा, मतलब रिएक्शन देगा, कम देगा रिएक्शन, बहुत कम रिएक्शन देगा ये, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन रिच जो रिंग थी वो अब डेफिशिएंट हो गई, कंपैरेटिवली डेफिशिएंट हो गई पहले से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो कम रिएक्शन देगा, ओवर ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट नहीं देगा। क्या बन गया बच्चों? देखो जरा ध्यान से, एन फिनाइल एसिटामाइड, ये बन गया। अब जो इसके लोन पेयर हैं, जरा सीखो, ये केमिस्ट्री सीखो। ये लोन पेयर रिंग में तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन ये लोन पेयर इधर भी जाएंगे, CO की साइड में। तो आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि 50% इधर चला गया, 50% इधर चला गया। हालांकि ये 50-50 नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 50-50% ये इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से इस रिंग में अब कम आ रहा है। रिंग में कम आ रहा है तो अब कंपेरेटिवली रिंग डेफिशिएंट हो गई। पहले के कंपैरिजन में, एनिलीन के कंपैरिजन में अब ये रिंग कैसी हो गई? डेफिशिएंट हो गई। अब क्या होगा बच्चों? तो अगर अब हम इसका ब्रोमिनेशन करा दें, और ब्रोमिनेशन के लिए हम यहाँ पर एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, तो क्या होगा? केवल और केवल पैरा पे जा कर के ब्रोमीन लग जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑर्थो पे क्यों नहीं लगा? ऑर्थो पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि ब्रोमीन बड़ा मॉलिक्यूल है और ऑलरेडी बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है। ऑर्थो पे लगाएंगे तो हिंड्रेंस हो जाएगा, ये हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल कर देगा उसको। तो ऑर्थो पे नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ पैरा पे लगता है, ठीक। अब हमने जो लगाया था, जो एसाइलेशन किया था, उसको हटाना है। तो या तो हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें या फिर इसका हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दें। एसिड या बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो हमने लगाया था बेटा जी, वो निकल जाएगा, टूट के हट जाएगा, दूर हट जाएगा, वो निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? पैराब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो कॉन्सेप्ट सीखो हमने क्या किया। टू फॉर्म मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, first we will convert aniline into amide by doing its acylation with anhydride और acyl chloride। ये हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला है यहाँ पर, आप एसाइल क्लोराइड भी डाल सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसाइल क्लोराइड भी डाल सकते हैं, उससे भी सेम रिएक्शन होगी, सेम प्रोडक्ट बनेगा, HCl निकल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो हमें पैराब्रोमो एनिलीन मिल गया। अब देखते हैं दूसरा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बच्चों, नाइट्रेशन में क्या होता है?
आपको पता है नाइट्रेशन में HNO3 के साथ क्या डाला जाता है, H2SO4 डाला जाता है। 288 केल्विन टेम्परेचर में रख दिया, क्या होगा यहाँ पर, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो पैरा प्रोडक्ट बन गया। और क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें स्पेशल बात ये है कि इसमें मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, और सवाल ये उठता है कि भाई मेटा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, एनिलीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो मेटा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्या रीज़न है मेटा प्रोडक्ट बनने का, तो देखिए ज़रा। और कितना बन रहा है, तो ये बच्चों 47% बनता है, ये 2% बनता है, और ये 51% बनता है। ये है रेशियो। अब सवाल ये उठता है कि मेटा बन क्यों रहा है भाई, एनिलीन में NH2 ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, प्लस सारे इफेक्ट शो करता है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, वाई मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो या तो आप इस क्वेश्चन को ही लिख लीजिए, वाई मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, क्योंकि जो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ वो इसी क्वेश्चन का आंसर है। तो ड्यूरिंग नाइट्रेशन anilinium ion is formed which is मेटा डायरेक्टिंग। बच्चों जो नाइट्रोजन होता है ना एनिलीन का, उसका प्रोटोनेशन हो जाता है एसिड से, उसका क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। मैं आपको एक रिएक्शन लिख करके दिखा रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। देखिए एनिलीन बेसिक होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते तो बेसिक हैं। और जो हमने एसिड डाले हैं, एसिड में HNO3 और H2SO4 के पास क्या है, H+ है, क्या है इनके पास, दोनों के पास H+ है, तो इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा इस तरीके से, NH3+। और NH3+ जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और मेटा डायरेक्टिंग है, क्या है बच्चों, मेटा। तो 47% क्या बन रहा है, इसका मतलब 47 100 मॉलिक्यूल आपने लिए तो 47 मॉलिक्यूल क्या बन गए, एनिलीनियम आयन। और जो वो एनिलीनियम आयन बने उन्होंने क्या किया, मेटा नाइट्रेशन प्रोडक्ट दे दिया, मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट दे दिया। ठीक, अगेन हम अगर हमें प्रॉपर नाइट्रेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका एसाइलेशन करेंगे। क्या करेंगे, एसाइलेशन करेंगे, कर देते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन करेंगे, देखते जाइएगा। ये हमने एसाइलेशन कर दिया। एसाइलेशन के बाद में फिर से हम क्या करेंगे, इसका नाइट्रेशन, HNO3 H2SO4 288 केल्विन, कंडीशन वही रहेगी। क्या हो जाएगा, कहाँ पर लगेगा नाइट्रो प्रोडक्ट, पैरा पे। कहाँ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ पैरा पे। ये लग गया पैरा पे नाइट्रो प्रोडक्ट, नाइट्रो ग्रुप। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो एक बार मैंने आपको समझाने के लिए दोनों लिख दिया, आप मत लिखिए, आप एक ही लिखिएगा। जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो बस हाइड्रोलिसिस लिख दीजिएगा, आप एरो के ऊपर भी हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया। क्या बन गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन। समझ में आ रही बात। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए और अच्छी खासी रिएक्शन चाहिए, कोई साइड रिएक्शन नहीं चाहिए हमें। अब आ जाइए इसका थर्ड पार्ट, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है। H2SO4 हमने ले लिया कॉन्सनट्रेटेड, तो क्या बनेगा यहाँ पर, पहले तो ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। हालांकि इस इंटरमीडिएट को याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये अपने आप रीअरेंज हो जाता है। हीट करते हैं इसको तो ये अपने आप हीट करने पर रीअरेंज हो जाएगा। देखिए इसको हम हीट करेंगे किस पर, 453 से लेकर के 473 केल्विन पे, तो ये बन जाएगा सल्फानिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, सल्फानिलिक
नीलिक एसिड, क्या बन जाएगा बच्चों, सल्फा नीलिक एसिड। मैं लिख देता हूँ सल्फा नीलिक एसिड। और उसके बाद में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो वो यहाँ पर बनेगा ज़्यूटेरायन। क्या बनेगा, ज़्यूटेरायन। अब ज़्यूटेरायन क्या होता है, देखो इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लो, किसी कंपाउंड में अगर एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों होते हैं और उस पर इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है तो जो सॉल्ट बनता है उसको ज़्यूटेरायन बोलते हैं। तो ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, इसने H+ दिया, इसने लिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यूटेरायन बन रहा है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या है, ज़्यूटेरायन। अब एक नोट लगा लीजिए, देखिए aniline does not give Friedel-Crafts reaction due to the salt formation with लुईस एसिड, ब्रैकेट में लिख लीजिए AlCl3, आपको याद रहेगा, लुईस एसिड AlCl3 due to the salt formation with Lewis acid used in this reaction एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है ना, CH3Cl के साथ CH3Cl के साथ AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा इसकी वजह से, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ aniline एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाता है बच्चों, क्या आ जाएगा उस पर, पॉजिटिव चार्ज। अभी आपको समझ में आएगा। एंड हेंस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो बच्चों, कौन सा सॉल्ट बन रहा है, क्या हो रहा है। जब हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्या डाला है हमने इसमें, AlCl3, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ऐसे सॉल्ट बनाएगा, AlCl3 पे क्या आ जाएगा, माइनस। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ये आपका बन गया सॉल्ट। ठीक है, हालांकि ये बॉन्ड नहीं दिखाना चाहिए इसको, बट कोई नहीं, आपके समझने के लिए ये इतना अंडरस्टूड है कि इस तरीके से आप दिखा सकते हो, AlCl3 माइनस, इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अब जब AlCl3 बचा ही नहीं रिएक्शन के लिए तो कौन इसको इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करेगा, AlCl3 तो CH3Cl को इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करता है, तो जब बचा ही नहीं तो कौन चेंज करेगा, कुछ बचा ही नहीं इसके पास में। ठीक है ना, चलिए, तो ये आप लिख लेंगे पूरा, इसको नोट कर लेंगे। अब ये क्या है, ये हो गया डीएक्टिवेटिंग, ये मेटल डायरेक्टर हो गया, और वैसे भी रिंग को इतना डीएक्टिवेट कर देता है कि फिर फर्दर कोई रिएक्शन हो नहीं पाती है इसमें। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट पे। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, आपने ये पढ़ रखा है कि ये N2+ होता है और इसके साथ Cl लगा होता है, बट Cl की जगह और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, X = क्या हो सकता है बच्चों, X-
एक तो Cl माइनस बी आर माइनस तो हो ही सकता है, BF4 माइनस भी हो सकता है, और HSO4 माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं डायज़ोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शन एक ही जगह लिख करके देता हूँ, तो इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए आपने पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर में क्या डाला था, Cu2Cl2 HCl के साथ क्या बना था, क्लोरोबेंजीन, क्या बना था, क्लोरोबेंजीन। फिर आपको याद होगा और भी एक चीज़ डाली थी, CO2Br2 HBr के साथ क्या बना था, ब्रोमोबेंजीन, क्या बना था, ब्रोमोबेंजीन। फिर अगर हम इसमें CuCN डाल दें KCN के साथ तो क्या बन जाएगा, बेंजीन नाइट्राइल, क्या बन जाएगा, बेंजीन नाइट्राइल। अगर इसमें हम KI डाल दें तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन। अच्छा, अगर इसमें हम केवल कॉपर पाउडर डाल दें HCl के साथ, कॉपर पाउडर HCl के साथ, तो क्या क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ये गाटरमैन रिएक्शन होती है। और अगर हम कॉपर पाउडर डाल दें HBr के साथ तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर इसमें हम डाल दें H2O तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, क्या बन जाएगा बच्चों, फिनॉल बन जाएगा। अगर इसमें हम डाल दें HBF4 तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए और याद हो भी जाएंगे, अगर आप इसको लिखेंगे एक बार तो याद हो जाएंगे रिएक्शंस, ठीक है। अब एक थोड़ा सा स्पेशल रिएक्शन है, अगर हम इसमें पहले तो डाल दें HBF4 और सेकंड नंबर पे अगर हम डाल दें इसमें NaNO2 कॉपर के साथ और हीट कर दें तो बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, क्या होगा, बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम डाल दें C2H5OH या फिर इसमें डाल दें H3PO2, इन दोनों ही केस में बेंजीन बनता है। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन पूछी जाती है, एडवांस वगैरह में भी ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। तो ये टोटल 11 रिएक्शंस हैं बच्चा लोगों, इसको आप नोट कीजिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3-4 बार लिख करके देख लीजिए, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हीट करना पड़ता है इसको, हीट तो एक्चुअली देखो सभी को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। अब चलते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शन पे। किस पे, कपलिंग रिएक्शन। इसमें डाइज बनती, कलर्ड कंपाउंड बनते हैं। तो अगर हम फिनॉल ले लें, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 ही रिएक्शन है, बस चैप्टर ख़त्म होने वाला है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसमें ले लें फिनॉल तो यहाँ पर क्या होगा, ये पैरा हाइड्रोजन के साथ Cl निकल जाएगा, अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो फिनॉल में ऑक्सीजन होता है, OH होता है ना, O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑरेंज, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑरेंज डाई बनती है। कैसा कलर है इसका, ऑरेंज कलर का। डाई कौन सी बन रही है, ऑरेंज कलर की बन रही है, याद रखेंगे। अगर फिनॉल डालेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट में तो ऑरेंज कलर की डाई बनेगी। और अगर आप इसमें एनिलीन डाल देंगे, क्या डाल देंगे बच्चा लोगों, एनिलीन, तब क्या होगा, तब बनेगी येलो डाई। मैं आपको दिखाता हूँ, तब क्या बनेगी, येलो डाई। तो
इसको आप लिख लेंगे येलो डाई बनेगा। अगर आप एनिलीन डालेंगे तो येलो डाई बनेगा, फिनॉल डालेंगे तो ऑरेंज डाई बनेगा। यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, और इस चैप्टर के क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सारी रिएक्शंस की, तो वो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शंस एक बार याद करिए इसकी सारी, बैक एक्सरसाइज की रिएक्शंस तभी कर पाएंगे आप। ये एग्ज़ाम्पल 9.5 है, लास्ट एग्ज़ाम्पल। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कह रहा है कन्वर्ट 4 नाइट्रो टॉलुइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक भी रिएक्शन आप आगे पीछे नहीं कर सकते। आगे पीछे अगर आपने कोई भी रिएक्शन की तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले इसमें हम ब्रोमिनेशन कराएंगे क्योंकि हमें ब्रोमिनेशन 2 पे ब्रोमीन लगाना है, तो हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, Br2 डालेंगे तो कहाँ पर लग जाएगा, मिथाइल के ऑर्थो पे, यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा क्योंकि मिथाइल ऑर्थो पैरा राइटर होता है और पैरा पोजीशन इसकी लॉक्ड है, पैरा पे तो नाइट्रो लगा है तो मिथाइल के ऑर्थो पे ब्रोमीन लग जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, NO2 को NH2 में चेंज करेंगे, रिडक्शन करेंगे, SnHCl डालेंगे। आप यहाँ पर FeHCl भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर H2NiPDBT भी डाल सकते हैं। क्या करेगा, NO2 को NH2 में चेंज कर देगा। अगर आपने पहले ही यहाँ पे चेंज कर दिया ना तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ओवर ब्रोमिनेशन हो जाएगा, तो फिर ओवर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे इस जगह नाइट्रो NH2 के ऑर्थो पे दोनों जगह, या हो सकता है चारों ही जगह लग जाए ब्रोमीन, क्योंकि रिंग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए रिच हो जाएगी। तो पहले NH2 को नहीं चेंज करना है, सबसे पहले इसी को करना है, ब्रोमिनेशन करना है पहले। फिर डालेंगे इसमें NaNO2HCl, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे इसका 273 केल्विन से 278 केल्विन, तो क्या बन जाएगा इसका, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, N2+ बन गया। अब हमें इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, इसमें H3PO2 डाल दीजिए, या फिर आप इसमें C2H5OH भी डाल सकते हैं। ये बन गया। अब मिथाइल को चेंज करना है हमें, मिथाइल को हमें चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे करेंगे, तो आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, KMnO4 डाल देंगे OH- के साथ, और बाद में इसमें क्या डालेंगे, H+ डालेंगे, यहाँ पर H+ डाल देंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो बन जाएगा ये। आप इसमें ध्यान रखेंगे एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं कर सकते, नहीं तो प्रोडक्ट गलत बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसी के नीचे इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9.9, न्यू बुक में 9.9 है, पुरानी बुक में 13.9 है। ये फर्स्ट क्या कह रहा है, 3 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 3 नाइट्रोटोलुइन में, 3 नाइट्रोटोलुइन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है ये तो। सबसे पहले क्या करो, HNO2 लिख दे रहा हूँ मैं, HNO2 273 केल्विन से 270, भाई डाइजोनियम सॉल्ट यही वाली, आप NaNO2HCl भी लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें डाल दीजिए, आपको मैंने बताया था क्या डाल सकते हैं, HbF4 पहले तो, और क्या डाल सकते हैं इसमें, NaNO2, उसके साथ कॉपर, और हीट कर देंगे तो डायरेक्ट ये हट के क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। तो ये हो गया 3 नाइट्रोटोलुइन बन गया। ईजी है, और भी तरीके हैं इसके करने के, और भी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। सेकंड का है
सेकेंड है आपका एनिलीन इंटू 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे ज़रूरी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाना, वो बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कह रहा है कि 3 जगह ब्रोमीन लगा हुआ है। ये तो तभी पॉसिबल है जब NH2 हो, क्योंकि NH2 ही देता है ये रिएक्शन। तो 3Br2 वाटर के साथ डाल देंगे तो ओवर ब्रोमिनेशन हो जाएगा, और हमें यहाँ पे वही पूछ रहा है कि ओवर ब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट ही बताना है हमको। ओवर ब्रोमिनेशन वाला ही प्रोडक्ट बताना है, बता देते हैं। देखो जी, तो ये तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट तो बन गया। फिर NaNO2 HCl डाल देंगे, NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन से 278 केल्विन। क्या बन जाएगा बेटा जी? N2 प्लस Cl माइनस डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ब्रोमीन पे कोई फैक्टर नहीं आएगा, ब्रोमीन जैसे जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े रहेंगे। Br जो जुड़े हुए हैं ना बच्चा, तो वो ऐसे ही जुड़े रहेंगे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और उसके बाद H3PO2 डाल दीजिए, H3PO2 तो क्या होगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे बस बेंजीन लग जाएगा, ये N2 प्लस Cl माइनस हट जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप लोग इसकी रिएक्शंस अच्छे से याद करिए, बहुत अच्छे से रिएक्शंस याद करिए, और उसके बाद NCERT की रीडिंग लगाइए एक बार। रीडिंग करने के बाद में फिर पूरी बैक एक्सरसाइज करिए और लास्ट से स्टार्ट करिए। कभी भी ऑर्गेनिक की एक्सरसाइज ना लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, क्योंकि वहाँ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्टिंग में IUPAC होता है तो बच्चे बस वो करके बोर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए अच्छे से, रिएक्शन से याद कर लीजिए, लिख लीजिए। जब तक रिएक्शन नहीं याद होंगे तब तक कन्वर्जन्स नहीं होंगे, कन्वर्जन्स इसके ईजी नहीं है। ठीक है बच्चों।